और आज अपने क्रॉप एक लेके आए हैं जिसके ऊपर आप अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने विचार विमर्श करेंगे। जो अपनी क्रॉप है उसका नाम है राइस, यानी अपने राइस के ऊपर स्टडी करनी है कि राइस के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है, यानी डिटेल से इस क्रॉप को अपने बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले अपने इसमें एक नंबर की अगर बात की जाए, यहाँ पे अपने लेके आए इसको कि जो राइस क्रॉप है अपनी, इसके कोई अदर नेम की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अदर नेम, तो इसको अपने भाषा के अंदर अपने धान भी कह सकते हैं, इसको चावल के नाम से भी जाना जाता है। धान जो होता है अपने, इसको धान क्यों कहते हैं, सबसे पहले ही क्वेश्चन एक पुटअप होता है यहाँ पे कि अपने इसको धान क्यों कहते हैं दिमाग में। जो अपने छिलका होता है इसका, तो अपने बात करें छिलका सहित जो चावल है अपना, उसको क्या कहा जाता है, धान के नाम से जानते हैं, या अपने बोल देते हैं उसको ब्राउन राइस के नाम से जानते हैं। अब 2 नंबर बात आती है अपने चावल की। सबसे पहले अपने बात की थी धान की, तो छिलका सहित जो होता है उसको क्या कहा जाता है, धान कहा जाता है, या ब्राउन राइस के नाम से जानी जाती है। अपने 2 नंबर अगर मैं चावल की बात करूं, तो जो चावल है उसको अगर बात करें तो जो छिलका रहित जो चावल होता है अपना, उसको क्या कहा जाता है, चावल के नाम से जाना जाता है जिसपे छिलका ना हो, या उसको बोलते हैं वाइट राइस के नाम से वो जानी जाती है। यानी अपने कह सकते हैं जो वाइट राइस है अपना, जो ग्रेन है जिसके ऊपर छिलका नहीं पाया जाता, उसको अपने चावल का नाम दे सकते हैं, और जो छिलका सहित है उसको अपने धान का नाम दे सकते हैं, यानी उसको अपने कह सकते हैं ये ब्राउन राइस है। क्या है, ब्राउन राइस और वाइट राइस की बात होगी। अब इसके बाद में अपने सबसे पहले अब राइस की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने देखेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। सबसे पहले बॉटनिकल नेम की अगर बात करूं मैं, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा स्टाइवा, बॉटनिकल नेम होता है। जो राइस का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा स्टाइवा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करें इसके फैमिली की, इसकी फैमिली होती है, अपने बात करें या तो अपने इसको कह सकते हैं ग्रेमिनी कुल की क्रॉप्स कह सकते हैं, या इसका अदर नेम देख सकते हैं अपने पोएसी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, अपने बात कर रहे हैं राइस क्रॉप्स की। राइस जो क्रॉप है बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा स्टाइवा, क्लियर। इसके बाद में अपने बात करें फैमिली की, तो ग्रेमिनी या पोएसी बोल सकते हैं, या इसको अपन सीधी भाषा में अगर देखें तो इसको घासकुल के भी नाम से जानते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, घासकुल या पोएसी लेटेस्ट नेम है, और ग्रेमिनी इसका पुराना नाम है। इसके बाद में अपने बात करें इसके ओरिजिन पैलेस की, जो ओरिजिन जो पैलेस है वो इंडिया ही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने ओरिजिन देखें तो इंडिया। इसके बाद में इसमें क्रोमोजोम संख्या देखें, क्रोमोजोम नंबर देखें कि सर क्रोमोजोम नंबर इसमें कितने होते हैं, तो इसमें क्रोमोजोम की अगर संख्या देखी जाए तो 24 पाई जाती है, यानी क्रोमोजोम 24। इसके बाद में इसमें बात करें इनफ्लोरेसेंस की अगर बात की जाए, इनफ्लोरेसेंस की अगर बात करें, यानी जो अपना पुष्प क्रम होता है उसको क्या कहा जाता है, यानी जो अपनी राइस है उसके पुष्प क्रम या इनफ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है, पेनिकल के नाम से जाना जाता है। मोस्टली किसके नाम से, पेनिकल। यानी अपने बात कर रहे हैं चावल की, धान या चावल। इसके बाद में उसका बॉटनिकल नेम देखें ओराइजा स्टाइवा होता है, ग्रेमिनी या पोएसी कुल की होती है। ओरिजिन पैलेस देखा जाए तो इंडो बर्मा भी, इसका इंडो बर्मा भी भारत माना जाता है, मुख्यतः उसका उत्पत्ति स्थल हो गया। इसके बाद में अपने क्रोमोजोम नंबर की अगर बात करूं मैं तो 24 पाए जाते हैं, और इनफ्लोरेसेंस अपने पुष्प क्रम की अगर बात करें तो पेनिकल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसके अंदर देखें अपने अगर छोटी सी हेडिंग लगाएं अपने इम्पोर्टेंस की, कि इसमें महत्वपूर्ण कोई चीज अपने देखें कि कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से मुख्य सिस्टम होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने मैं बात करूं अगर प्रोटीन की बात करें
तो 6 से 7% क्या पाई जाती है मुख्यतः इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस बनता है। अपने प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो 6 से 7% इसकी जो नंबरिंग है वो पाई जाती है। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओराइजेनिन नाम की क्या पाई जाती है, इसमें प्रोटीन मुख्यतः पाई जाती है, ओराइजेनिन के नाम से प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में मैं बात करूं, इसमें जो फैट की मात्रा होती है, जो वसा होती है, वो पाई जाती है 2.2 से लेके 2.5% क्या पाई जाती है मुख्यतः फैट की मात्रा पाई जाती है। अपने बात करें इंपॉर्टेंस में, यानी जो प्रोटीन होती है ओराइजेनिन पाई जाती है, 6 से 7% पाई जाती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि खाद्यान्न जितनी भी सीरियल्स, जितनी भी क्रॉप्स होती है अपनी, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप्स होती है, उसके अंदर सबसे कम प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है, चावल के अंदर मुख्यतः पाई जाती है। यानी यहाँ पे अपनी बात करें प्रोटीन की तो सबसे कम पाई जाती है। यानी जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं अपनी, उनमें सबसे जो कम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो क्रॉप्स कौन सी है, अपनी राइस क्रॉप है। और ज़्यादा की अगर बात आए तो अपनी व्हीट क्रॉप्स के नाम से, यानी सबसे ज़्यादा की बात आए तो व्हीट क्रॉप, मैं बता रहा हूँ खाद्यान्न फसलों के अंदर, न कि पल्सेस क्रॉप्स में, ठीक है। यानी सारे सीरियल्स क्रॉप्स में सबसे कम प्रोटीन इसी में पाई जाती है और व्हीट के अंदर 13% तक लगभग जाती है। फैट के बाद में अपनी बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कितना पाया जाता है, 78.2% तक क्या पाया जाता है, 78.2% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया जाता है। तो अपने बात कर रहे थे मोस्टली इंपॉर्टेंस की, यानी प्रोटीन 6 से 7, फैट की जो मात्रा है 2.2 से लेके 2.5% तक क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो 78.2% तक क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी यहाँ तक अपने बढ़िया तरीके से अगर कवर हो गया हो तो आगे चलें अपने। इसके बाद में इसमें देखें अपने जो इसका फ्रूट टाइप होता है उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। सभी को पता है जितनी भी सीरियल्स क्रॉप्स होती है अपनी, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप्स होती है, जितनी भी अपने खाद्यान्न फसलें होती हैं, उनका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस ही माना जाता है, कैरियोप्सिस। यानी अपने फ्रूट टाइप की अगर बात करें तो कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे, धीरे धीरे इसके अंदर एक सुगंध आती है। अपने धान को अगर मतलब देखते हैं तो इसके अंदर सुगंध आती है, वो किस कारण आती है, तो इसको अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल के कारण क्या धान के अंदर खुशबू आती है, यानी अरोमा आती है। अपने बात कर रहे हैं राइस की मुख्यतः, ठीक है। राइस के अंदर डीपली अपने धीरे धीरे देखा था कि क्या क्या सिस्टम है होता है। यानी बोस्निंगलैंड फैमिली देखी थी, 2n बराबर ओरिजिन देखा था। इसके बाद ये प्रोटीन कितनी 6 से 7, फैट की मात्रा 2.2 से लेके 2.5% और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 78.2% तक। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है, इसके अंदर सुगंध जो होती है वो किसके कारण आती है, तो मुख्यतः अपने सुगंध की अगर बात करें तो डाई एसेटाइल प्रोपाइल के कारण आती है। डाई एसेटाइल प्रोपाइल के कारण क्या होता है, इसके अंदर खुशबू आती है, सुगंध आती है। किसके अंदर, धान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी अपने धान के अंदर अरोमा की देखी जाए तो डाई एसेटाइल प्रोपाइल जो ये क्या है, ये केमिकल है, केमिकल के कारण क्या है, इसके अंदर सुगंध मुख्यतः आती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट अगर और चलें तो इसके अंदर मुख्यतः जो इंस्टीट्यूट है अपने वो देखेंगे। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं कि मुख्यतः इसमें कौन कौन से मुख्यतः इंस्टीट्यूट हैं, तो इसके अंदर एक नंबर आता है IRRI, यानी अपने बात करें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर कहाँ पे है ये,
यानी अपने बात करें IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस 1960 के अंदर इसकी क्या हुई थी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस 1960 के अंदर इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके बाद में मैं बात करूं CRRI यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी अपने यहाँ पे लिख लेते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये है कटक उड़ीसा के अंदर। सबने सुना है, कहीं समस्या नहीं है। कटक उड़ीसा। इसकी सर स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 के मध्य हुई थी। ठीक है, अपने बात कर रहे हैं, दो इंस्टीट्यूट आ चुके हैं इसके। एक नंबर की मैं बात करूं IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस 1960 के अंदर। CRRI यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा 1946 के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और है इसके अंदर IIRR। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च। ये कहां पे है सर? जो ये इंस्टीट्यूट है IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च जो है वो कहां पे है? हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना 2018 के अंदर मुख्यतः हुई थी। यानी मैं बात कर रहा हूं IIRR की इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च यानी हैदराबाद 2018 के अंदर। एक और बना था इसके अंदर IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो मुख्यतः ये वाराणसी के अंदर हुआ था 2018 के अंदर। साउथ जो एरिया था उसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी IRRI की वाराणसी के अंदर 2018 के अंदर। मुख्यतः IIRR भी बना था इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च जो हैदराबाद के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2018 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में CRRI यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक जो उड़ीसा था वो एस्टेब्लिशमेंट 1946 को मुख्यतः किया गया था। इसके बाद में मैं बात करूं नेक्स्ट की IRRI की तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के अंदर 1960 के अंदर। यानी अपने को यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इन चीज़ों को अपने 2 बार रिवाइज करेंगे ढंग से तो ये मुख्यतः याद हो जाएगी। अपने रिटर्न करेंगे तो भी अपने दिमाग में आ जाएगी, कहीं समस्या नहीं है। यानी अपने इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो मुख्यतः इसके अंदर 4 इंस्टीट्यूट काम करते हैं। तो IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, कोई दिक्कत नहीं। CRRI यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा के अंदर, कहीं समस्या नहीं। RRR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। और IRRI यानी वाराणसी के अंदर 2018 के मुख्यतः क्या किया गया था? इसका स्थापना की गई थी। इसके बाद में अपने अगर बात करें दान के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स अगर देखें अपने कि सर इसमें कोई मोस्ट जो इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यानी मुख्यतः अपने इंस्टीट्यूट, इसमें 4 इंस्टीट्यूटों की मुख्यतः बात की थी। और धान के अंदर जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? यानी जो धान है उसके अंदर डाइएसेटाइल प्रोपाइल के कारण जो रसायन है उसके कारण धान के अंदर क्या मुख्यतः स्मेल आती है, सुगंध आती है। इसके बाद में मैं बात करूं एशिया एवं भारत में, अगर यहाँ पे अपने पॉइंट्स की अगर बात करें छोटे छोटे, मैं बात करूं एशिया प्लस भारत में मुख्यतः जो खाद्यान्न फसल मानी जाती है ना उसकी बात कर रहा हूँ। खाद्यान्न फसल कौन सी मानी जाती है? मुख्यतः चावल को ही माना जाता है, यानी राइस को माना जाता है। मुख्यतः भोजन की बात कर रहा हूँ मैं। यानी एशिया प्लस भारत में अगर देखा जाए खाद्यान्न फसलों में जो भोजन माना जाता है उस भोजन को क्या कहा जाता है? चावल के नाम से जाना जाता है मुख्यतः। इसके बाद में अपने बात करें पूरे विश्व की अगर बात करूं मैं
पूरे विश्व में चावल जो है 90% तक विश्व में, ठीक है, यानी 90% जो है चावल विश्व में उत्पादन एशिया अकेला करता है। क्या करता है, यानी जो एशिया है ये क्या करता है, 90% विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यानी विश्व में सर्वाधिक सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एशिया क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, विश्व की बात चल रही है, यानी 90% अगर विश्व में देखा जाए तो एशिया अकेला क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। कितने, 90% तक। इसके बाद में अपने बात करें, सुना होगा सभी ने कि बाउल्स ऑफ राइस, यानी धान का जो कटोरा है उसको क्या कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो मैं बात करूं धान का कटोरा, तो छत्तीसगढ़ का नाम आता है। किसका, छत्तीसगढ़ का मुख्यतः नाम आता है। अपने छोटे छोटे जो मेन इफेक्ट्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉपरली, उनकी मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। यानी धान का जो कटोरा है उसको छत्तीसगढ़ का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद में अपने इसमें देखेंगे कि इसकी जो प्रजातियां हैं मुख्यतः अपने उसकी बात करेंगे। जो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ राइस, क्लासिफिकेशन ऑफ राइस। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइस की अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले अपने बात करें जो सर राइस है उसकी टोटल अगर प्रजातियां देखें तो 24 प्रजातियां अपने क्या है, विकसित हुई है। उसमें से अपने मुख्यतः क्या कर रहे हैं, दो ही मुख्यतः क्या है, एक सेकंड, हाँ जी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ राइस की बात कर रहा हूं मैं। 24 जो है अपनी प्रजातियां मुख्यतः है, और इसमें से अपने ओनली फॉर 2 जो प्रजाति है या स्पीसीज है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। एक नंबर की बात करूं ओराइजा स्टाइवा, अपने 2 नंबर की बात करें तो ओराइजा ग्लेबिरिमा, ठीक है। अपनी बात करें यानी क्लासिफिकेशन ऑफ राइस का, यानी ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा ग्लेबिरिमा। जो ओराइजा स्टाइवा है इसकी उत्पत्ति एशिया के अंदर मानी गई थी मुख्यतः, सबसे ज्यादा ग्रो करवाया जाता है। इसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें अपने ओराइजा ग्लेबिरिमा की, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर मुख्यतः इसको ग्रो करवाया जाता है। अब देखो इसके अंदर एक स्पीसीज आती है, एक नंबर की अगर मैं बात करूं तो इंडिका एक स्पीसीज आती है इसकी प्रजाति की। तो इंडिका जो है वो उष्ण जलवायु में उपयुक्त मानी जाती है। एक नंबर कंडीशन, कहीं समस्या नहीं है, यानी जो इंडिका जो है वो उष्ण जलवायु में मुख्यतः अपनी मानी जाती है। 2 नंबर की अगर कंडीशन की बात करूं, भारत में इसको उगाया जाता है मुख्यतः, कहीं समस्या नहीं है, यानी उष्ण जलवायु की कंडीशन है और भारत में इसको मुख्यतः उगाया जाता है। सबसे कम उर्वरक की इसको आवश्यकता होती है, यानी इसको उर्वरक और खाद की बहुत ही कम मात्रा में इसको जरूरत पड़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर 2 नंबर की मैं बात करूं तो एक आता है जेपोनिकम, यानी इसी के स्पीसीज का एक नेक्स्ट भाग है। यानी ये 3 प्रकार की है, इंडिका, जेपोनिका और जवानिका। अगर जेपोनिका की मैं बात करूं, जो इसको क्या कहा जाता है, बालू धान के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर कंडीशन, कहीं समस्या नहीं, यानी जो जेपोनिका है, ठीक है, इसको बालू धान के नाम से जाना जाता है। और इंडोनेशिया इसका क्या माना जाता है, ग्रोवन एरियाज माना जाता है, यानी यहां लिख रहा हूं मैं, इंडोनेशिया। यहां तक कहानी समझ में आई। यानी अपने क्लासिफिकेशन ऑफ राइस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में 1 नंबर कंडीशन देखें अपने तो जो ओराइजा स्टाइवा है, 2 नंबर देखें तो ओराइजा ग्लेबिरिमा है। जो ओराइजा स्टाइवा है उसको एशिया के अंदर ग्रो करवाया जाता है, ग्लेबिरिमा अफ्रीका, ठीक है। अब देखो ओराइजा जो स्टाइवा है अपनी मेन स्पीसीज है, इसके अंदर 1 नंबर की मैं बात करूं तो इंडिका है, उष्ण जलवायु की क्रॉप कहलाती है और भारत के अंदर इसको मुख्यतः उगाया जाता है। इसको खाद एवं उर्वरक की क्या है, बहुत ज्यादा कम मात्रा की जरूरत पड़ती है।
जेपोनिकम की अगर मैं बात करूं तो बालू धान के नाम से कौन सा जाना जाता है, क्लियर कट याद हो जाना चाहिए, यानी बालू धान के नाम से किसको जाना जाता है, जेपोनिकम को जाना जाता है। और इंडोनेशिया क्या माना जाता है इसका। इसके बाद में अपने 3 नंबर की कंडीशन की मैं बात करूं तो एक आती है जवानिका। 3 नंबर अपनी बात करें जवानिका। जवानिका जो है वो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, यानी जो जवानिका है वो इंडोनेशिया है। और अपनी बात करें जेपोनिकम की तो जो जेपोनिकम है वो कहाँ पे है, जापान के अंदर मुख्यतः ग्रोन करवाई जाती है। ठीक है, यानी अपने जेपोनिकम की अगर बात करें तो बालूदान और जापान, और जवानिका जो है इंडोनेशिया, और इसको क्या कहा जाता है, बालूदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया था यहाँ पे, यानी जेपोनिकम जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, यानी जापान सीधा सा, और अपने जवानिका की अगर बात करें तो इंडोनेशिया और बालूदान दान के नाम से जाना जाता है। ये तो होगी जी अपने क्लासिफिकेशन ऑफ राइस। इसके बाद में अपने इसमें शॉर्ट जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। तो देखें नेक्स्ट, यानी जो अपनी दान थी इसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था मेनली। जो क्लासिफिकेशन है वो अपने 24 प्रजातियां मुख्यतः होती है, इसमें से 2 ग्रोवन करवाई जाती है, ओराइजा स्टेवाया और ओराइजा ग्लेबिरिमा। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें अगर शॉर्ट सी दो पॉइंट्स की अगर बात करूं, जो धान का अपना खेत होता है सब जानते हैं, इस खेत के अंदर मेथेन गैस निकलती है, कहीं समस्या नहीं। ठीक है, इसके बाद में अपने 2 नंबर कंडीशन की बात करें, भारत जो अपना है इंडिया, तो इसमें जो 65% जो आबादी है या 65% अपने कह सकते हैं जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चावल की फसल को भोजन मुख्यतः मानते हैं। यानी जो अपने बात करें भारत है तो 65% जो है वो चावल को भोजन मानते हैं। अपने बात कर रहे हैं धान का जो खेत है उसमें मेथेन गैस निकलती है, कहीं समस्या नहीं NH4। और भारत में अगर बात करें 65% जो चावल है वो भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो अपने बात कर रहे थे जो धान का खेत है उसके अंदर मेथेन गैस निकलती है। इसके बाद में अपने बात की थी कि भारत जो है उसका जो 65% जो भोजन जो लोग खाद्यान्न के रूप में यूज करते हैं वो चावल को 65% तक यूज करते हैं। इसके बाद में अपने छोटे छोटे अगर पॉइंट और देखें तो इस क्रॉप को मुख्यतः कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसको 1 नंबर कंडीशन शॉर्ट डे प्लांट्स के नाम के, यानी इसको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। और अपने कह सकते हैं जो खाद्यान्न या सीरियल्स जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको लगभग माने तो अपने क्या है कि शॉर्ट डे प्लांट्स की क्रॉप है, यानी उनको अल्पकालीन आवश्यकता पड़ती है, यानी थोड़े प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट अपने इसमें बात करें कि जो ये धान है अपना ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, यानी इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, कहीं समस्या नहीं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर कंडीशन की मैं बात करूं ये C3 प्लांट के नाम से जाना जाता है, यानी C3 प्लांट है, यानी इसके अंदर जो चक्कर चलता है वो C3 चलता है, C4 होता है, CM होता है। इसके अंदर जो अपना धान है इसके अंदर क्या होता है, ओनली फॉर C3 चक्कर प्लांट में होता है। इसके बाद में अपने बात करें कि जी एक बात आती है, कई बार अपने देखते हैं गाइडों के अंदर कि जी 1 kg जो धान है अपना, अब देखो धान के अंदर सबसे ज्यादा क्या पानी की आवश्यकता पड़ती है, कहीं समस्या नहीं, ये बात तो सभी जानते हैं। यानी जो धान है अपना वो पानी के बिना तो अपने मैच्योर कर ही नहीं सकते उसको, यानी जो 1 kg धान है उसके अंदर जो कितना लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, 5000 लीटर की आवश्यकता मुख्यतः पड़ती है। यानी अपने कह सकते हैं कि जो 1 kg धान उत्पादन करने में है या प्रोडक्शन करने में अपने को क्या लगती है, अपने कह सकते हैं कि 5000 लीटर पानी की आवश्यकता मुख्यतः अपने को पड़ती है। इसके बाद में जो इसके ग्रेन होते हैं इसके अंदर होता है कि अपने कई बार देखते हैं ना, जैसे कहते हैं सर टेस्ट वेट क्या होता है, या अपने कहते हैं सीड इंडेक्स क्या होता है। मैं बात करूं अगर टेस्ट वेट की, जो टेस्ट वेट होता है वो अपने 1000 बीजों का
लिया जाता है, कहीं समस्या नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपने को। यानी जो टेस्ट वेट है वो 1000 बीजों का लिया जाता है। और सीड इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 100 सीड जो होते हैं उनको अपने गिनकर काउंट करके वजन करते हैं, तो वेट लेते हैं, उस वेट को क्या कहा जाता है, सीड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और टेस्ट वेट को क्या किया जाता है, यानी 1000 बीजों के भार को, यानी 1000 जो सीड्स हैं अपने, उनका जो वेट किया जाता है, उस वेट को क्या कहा जाता है, टेस्ट वेट को नाम से जाना जाता है। तो अपने यहाँ पे अगर बात करूं मैं कि सर राइस जो है उसकी जो टेस्ट वेट होती है वो कितनी होती है, तो जो राइस क्रॉप होती है अपनी उसका टेस्ट वेट है 25 ग्राम मुख्यतः होता है। इसके बाद में एक अपने जो चावल होता है बासमती चावल, नाम सुना होगा सभी ने, बासमती जो चावल होता है उसका जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 21 ग्राम। एक्यूरेट है ये दोनों डाटा, कहीं सोच विचार करने की जरूरत नहीं। यानी अपने टेस्ट वेट की अगर बात करूं मैं, अगर चावल की बात की जाए, डायरेक्ट अपने राइस की अगर बात की जाए तो 25 ग्राम क्या है अपने को टेस्ट वेट माना जाता है। और बासमती जो चावल है उसका क्या माना जाता है, 21 ग्राम वेट माना जाता है। अपने देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज मरवा देता हूँ मैं, यानी अपने राइस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन देख लिया, बेसिक पॉइंट्स अपने देख लिए। इसके बाद में जो मेन जो पॉइंट्स आ रहे हैं अपने धीरे धीरे वो डिस्कस करते जा रहे हैं। यानी जो धान का खेत है उसके अंदर मेथेन गैस निकलती है, कहीं समस्या नहीं है। भारत जो है उसका 65% चावल का भोजन के रूप में यूज करता है, कोई समस्या नहीं। शॉर्ट डे प्लांट्स की क्रॉप मानी जाती है, यानी ये अल्पकालीन अवस्था की क्रॉप है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी इसमें परागण जो होता है, पोलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, स्वपरागण होता है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कहलाती है। इसके बाद में अपने बात करें अगर प्लांट किस प्रकार का है तो C3 चक्कर के हिसाब से ये प्लांट्स माना जाता है। इसमें स्टोमेटा क्या है, खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के हिसाब से इसको अपने कह सकते हैं कि जो स्टोमेटा होता है उसके खुलने और बंद होने के चक्कर के हिसाब से इसको डिवाइडेशन में लिए होते हैं। जैसे C3 हो गया, C4 हो गया, CM चक्कर हो गए। तो ये जो साइकिल्स हैं ये सारे साइकिल जो इस क्रॉप का जो साइकिल है वो C3 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, C3 प्रकार का। अब इसके बाद में बात करें अपने 1 kg धान को अगर बनाना है अपने को या प्रोडक्शन लेना है तो उसके लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, अपने को 5000 लीटर पानी की आवश्यकता मुख्यतः होती है। अब टेस्ट वेट जो है अपना 25 ग्राम और बासमती चावल का कितना होता है, 21 ग्राम अपने को क्या चाहिए, टेस्ट वेट चाहिए। इसके बाद में अपने नेक्स्ट अपने बात करेंगे एरिया एंड यानी क्षेत्रफल और वितरण की अगर बात करूं मैं, एरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इसके अंदर तो अपने एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि एरिया सबसे ज्यादा इसका एरिया कहाँ पे है ग्रो करवाया जाता है, इसकी प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा किस क्षेत्र की है और प्रोडक्टिविटी इसकी किसकी सबसे ज्यादा है। और अपने बात करें अपने धीरे धीरे इसकी एरिया की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा इसका एरिया कहाँ पे है, अपने बात करेंगे सबसे पहले विश्व की। तो विश्व में जो है अपने यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जो विश्व है अपना वर्ल्ड है उसमें फर्स्ट स्थान पे भारत का नाम आता है एरिया के अंदर। कहाँ पे, मैं एरिया की बात करने जा रहा हूं, यानी एरिया के अंदर भारत का विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है। दूसरा स्थान अगर नाम लिया जाए तो दूसरा नाम आता है चीन का मुख्यतः, ठीक है। यानी अपने एरिया की बात कर रहा हूं, यानी विश्व की बात कर रहा हूं मैं, भारत के अंदर एरिया जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। और 2 नंबर की अगर बात करूं तो मैं चीन का सेकंड स्थान माना जाता है। नेक्स्ट अगर इसके अलावा अगर बात करें अपने उत्पादन की अगर मैं बात करूं, यानी प्रोडक्शन सर किसका सबसे ज्यादा है, तो जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा चीन का माना जाता है सर्वप्रथम। और 2 नंबर स्थान आता है भारत का यानी इंडिया का। यानी अपने बात करें विश्व के अंदर एरिया का तो फर्स्ट स्थान किसका, इंडिया का, क्लियर। यानी प्रोडक्शन की अगर बात करूं उत्पादन की तो चीन का प्रथम स्थान आता है और भारत का क्या आता है, सेकंड स्थान माना जाता है। फिर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, सॉरी प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है यूएसए। यानी अपने बात करें एक होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता, यानी प्रति इकाई के अंदर जो सिस्टम होता है उसको प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। यानी अपनी उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है, यूएसए का पहला स्थान है माना जाता है। अब अपने थोड़ा सा ऊपर जाते हैं वापस इसको थोड़ा सा साफ करके, यानी अपने बात करने जा रहे हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन
देख रहे हैं, विश्व में पहली बात कर रहा हूं मैं विश्व की, तो इंडिया जो है वो प्रथम स्थान पे आता है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, एरिया में। और अपनी बात करें प्रोडक्शन की, अगर मैं बात करूं तो चीन का प्रथम स्थान माना जाता है। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करूं मैं, तो प्रोडक्टिविटी के अंदर सबसे पहले स्थान किसका आता है, यूएसए का आता है। अब बात करें अपने इंडिया की, सर इंडिया पे आ गया, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इसमें पहले अपने देखेंगे कि सर एरिया, फिर देखेंगे अपने प्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर अपने बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। अब अपने देखें सर्वप्रथम जो अपना एरिया है सबसे ज्यादा वो वेस्ट बंगाल का है, किसका, वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा एरिया माना जाता है, एक नंबर कंडीशन। यानी फर्स्ट ऑफ पूछा जाए कि राइस जो है उसका एरिया या क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का है। दूसरा मैं नाम लूं तो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये भी जो है वेस्ट बंगाल ही माना जाता है मुख्यतः। अपने बात कर रहे हैं एरिया एंड प्रोडक्शन की। एरिया के अंदर सबसे पहले अपने देखें कि वेस्ट बंगाल जो है प्रथम स्थान पे है, और अगर दूसरे स्थान की मैं अगर बात करूं तो यूपी का दूसरा स्थान आता है। इसके बाद प्रोडक्शन की अगर बात करें तो भी यूपी का दूसरा स्थान मुख्यतः आता है। यानी अपनी बात कर रहे हैं एरिया, वेस्ट बंगाल यूपी का सेकंड स्थान हो गया। प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान है, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ, और यूपी इसका सेकंड माना जाता है। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी की। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। यानी अपने बात करें पंजाब की, तो जो पंजाब एरिया है, जो हरित क्रांति आई थी ना उस टाइम, देखो ये प्रोडक्शन होना या प्रोडक्टिविटी होना, पंजाब की कोई क्रॉप्स नहीं थी, पंजाब में आई हरित क्रांति के समय चावल को और अपने जो गेहूं थी, वीट और राइस को क्या किया गया था, ग्रो करवाया गया था। और यहाँ पे टेक्निक्स होने के कारण बढ़िया तरीके से खेती करने लगे थे लोग। अब क्या है, जो प्रोडक्टिविटी थी ना वो पंजाब की हाईएस्ट चल रही है, 34 क्विंटल तक प्रति हेक्टर मानी जाती है। कितनी, 34 तक, यानी 34 क्विंटल प्रति हेक्टर तक क्या है पंजाब की प्रोडक्टिविटी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करेंगे, एक होता है ना, सुना होगा सभी ने कि जो धान होता है अपना, उसके अंदर एक जीन पाया जाता है। अगर मैं जीन की बात करूं तो धान के अंदर जो जीन होता है वो होता है डी जी वू जीन। यानी धान के अंदर जो कौन सा जीन पाया जाता है, पूछा जाए जो ग्रेन होता है अपना दाना होता है उसके अंदर कौन सा जीन पाया जाता है, डी जी वो जीन पाया जाता है, कहीं समस्या नहीं है। अब अपने नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहले अपने देखा है कि टाइप्स ऑफ राइस, यानी जो राइस होती है अपनी वो कितने प्रकार की होती है सर। अपने क्लासिफिकेशन देखा था, वो अलग चीज थी, ये प्रकार है वो क्लासिफिकेशन था, ठीक है। अपने टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर नाम आता है इसमें गोल्डन राइस का नाम मुख्यतः आता है, गोल्डन राइस। गोल्डन जो राइस है वो किसने विकसित की थी, वो नाम लिख रहा हूं मैं। गोल्डन राइस की बात करें तो इगो पोट्रिकस एक वैज्ञानिक था, इगो पोट्रिकस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या है गोल्डन राइस को विकसित किया था। गोल्डन राइस में विटामिन जो ए होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है, यानी हाईएस्ट विटामिन ए पाई जाती है गोल्डन राइस में, ठीक है। और ये वैज्ञानिक कहाँ का था, ये भी बात करें तो जर्मनी का ये वैज्ञानिक मुख्यतः था। यानी अपने बात कर रहे हैं राइस के प्रकार की, यानी कितने प्रकार की राइस होती है, अपने कह देते ना कि सीड इतने प्रकार के होते हैं जी, उसी प्रकार से जो इसका सीड है वो 3 प्रकार में बंटा हुआ है। गोल्डन राइस एक नंबर कंडीशन, इगो पोट्रिकस जो वैज्ञानिक है जर्मनी का, उसने इसको विकसित किया था, क्लियर। इसके बाद में विटामिन ए इसमें सर्वाधिक क्या है पाई जाती है मुख्यतः। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें शॉर्ट तरीके से 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, सुपर राइस नाम सभी का सुना हुआ है, सुपर राइस के नाम से जानी जाती है। जो सुपर राइस होती है वो भारत का मुख्यतः वैज्ञानिक था और उसका नाम क्या था, जीएस खुश। अब कई तो कह देते ना कि भारत वालों ने कुछ नहीं किया, मैं तो ये मानता हूं कि जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके अंदर तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिया का नाम प्रथम आता है। यानी जैसे अपने बात करें एम एस स्वामीनाथन की,
तो स्वामीनाथन ने कोई कम काम नहीं किए, बहुत बढ़िया तरीके से आज जो अपने सिस्टम चल रहा है, जो एग्रीकल्चर पे अपने डिपेंड हो रखे हैं, जो खाद्यान्न फसलें हैं खा रहे हैं अपने, वो इसकी बंदे की ही देन है, इस बंदे की देन है, तभी तो ये चीज़ें अपने आज खा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अपने भारतवासी ने दी है अपने को, वैज्ञानिकों ने। यानी अपने बात करें सुपर राइस की, तो भारत इसका स्थान आता है कि सुपर राइस भारत में विकसित हुई थी। कौन था बंदा? जीएस खुश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसको एक पुरस्कार मिला था, किसको सर? जीएस खुश को मिला था क्या? हाँ जी, खाद्य पुरस्कार मिला था इसको, खाद्य पुरस्कार मिला था इसको 1996 के अंदर। इसको क्या मिला था? खाद्य पुरस्कार मिला था। यानी अपनी बात करें सुपर राइस की, जो सुपर राइस होती है उसको जीएस खुश ने विकसित किया था, भारत का वैज्ञानिक था, और खाद्य पुरस्कार से सम्मानित हुआ था वो बंदा 1996 के अंदर वो बंदा हुआ था। और जो ये इसके बाद में अपने नेक्स्ट अगर बात करें हाइब्रिड राइस की, 3 नंबर हाइब्रिड, अगर मैं राइस की बात करूं, यहां तक अगर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी इस हाइब्रिड राइस की अपनी बात करें तो जो ये वैज्ञानिक था, चीन का वैज्ञानिक था, और 1970 के अंदर इसको विकसित किया गया था। यानी 1970 के अंदर चीन में विकसित हुई थी ये हाइब्रिड राइस, और इसका वैज्ञानिक था, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख नहीं रहा, युआन लोंग पिंग। बहुत बड़ा नाम है सर, बिल्कुल है जी। यानी अपने बात कर रहे हैं 3 प्रकार की राइस होती है। 1 नंबर की अगर बात करूं गोल्डन राइस, इगो पोट्रिकस जर्मनी का वैज्ञानिक था, विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद में पर सुपर राइस की अगर बात की जाए, भारत का वैज्ञानिक था जीएस खुश, खाद्य पुरस्कार से क्या हुआ था? सम्मानित हुआ था। और इसके बाद में हाइब्रिड राइस की अगर मैं बात करूं, चीन 1970 और युआन लोंगपिंग ने क्या किया था? इसको विकसित किया था। सर ये युआन लोंगपिंग ने क्या किया था? हाइब्रिड राइस बनाई थी। क्या बनाई थी? इसको हाइब्रिड राइस को बनाया था 1970 के अंदर। यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी चीज। इस कौन सी थी हाइब्रिड राइस? युआन लोंगपिंग कहाँ का था सर? चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। यानी अपने राइस के बारे में शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से कवर क्रॉप है उसको कवर कर रहे हैं, तो आराम से नोट्स बनाते जाइए, कहीं समस्या नहीं आएगी। यानी एरिया देखा जाए तो वेस्ट बंगाल का फर्स्ट टॉप माना जाता है और यूपी का दूसरा स्थान माना जाता है। अपने प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल ही प्रथम स्थान माना जाता है और यूपी उसका सेकंड स्थान माना जाता है। प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट होने की कंडीशन बनती है, जो पंजाब है वो क्या है? प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट ऑफ स्थान पे आता है और 34 क्विंटल तक क्या करता है? ये उत्पादन करता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट शॉर्ट अपने बढ़िया जो वेराइटीज हैं, जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं अपने, उसके अंदर जो पूछी जाती है उनके बारे में अपने मुख्यतः डिस्कस करेंगे, जो मुख्यतः अपने आती है। तो जो किस में है अपनी, वो बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। वेराइटीज यानी किस में अगर देखें अपने सर्वप्रथम, तो 1 नंबर की अगर बात करूं, नाम आता है, सबने सुना होगा, ताइवान। इसको शॉर्ट में लिख दूं मैं TN फर्स्ट। क्या लिख दूं? TN फर्स्ट। जो TN फर्स्ट थी वो विश्व की प्रथम डवार्फ वैरायटी मानी जाती है। 1 नंबर कंडीशन, डवार्फ कंडीशन, वर्ल्ड की क्या ये डवार्फ वैरायटी, यानी अपने दोबारा लिख सकते हैं इसको, विश्व की बोनी किस्म के नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है? प्रथम बोनी किस्म, सॉरी, क्या जानी जाती है? प्रथम। यानी फर्स्ट वैरायटी कौन सी है? डवार्फ वैरायटी कौन सी है? TN फर्स्ट है, जो क्या है? हाइब्रिड वैरायटी है। 1964 के अंदर विकसित हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 1964 के अंदर। यानी अपने बात कर रहे हैं हाइब्रिड किस्म की, TN फर्स्ट डवार्फ वैरायटी थी, प्रथम बोनी किस्म में विकसित हुई थी। विश्व की प्रथम बोनी किस्म मानी जाती है। 1964 के अंदर क्या हुई थी? विश्व में प्रथम विकसित हुई थी। और भारत के अंदर इसके 50 ग्राम तक माना जाता है कि 50 ग्राम तक इसके सीड 1964 के अंदर आए थे भारत के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में अपने बात करेंगे
जो नेक्स्ट जो वैरायटी है उसका नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे IR8, बहुत फेमस वैरायटी है ये, यानी विश्व की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं विश्व की सर्वाधिक उपज या प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है ये, यानी IR8 है विश्व की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म मानी जाती है। इसके बाद में इसकी मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर जया, नेक्स्ट वैरायटी नाम है अपना जया। जया जो वैरायटी थी वो भारत की भारतीय, ये मानी जाती है, 1 मिनट में लिख देता हूं, जो भारतीय अधिक उपज देने वाली किस्म मानी जाती है, यानी अपने जया को अपने कह सकते हैं भारत की जो अधिक उपज देने वाली किस्म का नाम आए तो वो जया का आता है। 1968 के अंदर ये विकसित हुई थी, मुख्यतः 1968 के अंदर क्या हुई थी, ये मुख्यतः विकसित हुई थी। और इस किस्म को देने वाला कौन था, इसका नाम आता है एक डॉक्टर शास्त्री के नाम से, एक आता है नाम कि डॉक्टर शास्त्री ने इसको विकसित किया था। डॉक्टर शास्त्री ने 1968 के अंदर जया नाम की वैरायटी को भारत में ही विकसित किया था। भारत का सबसे ज्यादा अधिक देने वाली अधिक उपज देने वाली, प्रोडक्शन देने वाली कौन सी किस्म है, जया है। और जया को जादुई धान के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मिर्केल राइस के नाम से जानी जाती है, जादुई धान। अब क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कहीं समस्या नहीं है कि जो मिर्केल राइस है उसको किस नाम, मिर्केल राइस कौन सी है, तो वैरायटी का नाम आता है जया, यानी अपने कह सकते हैं जो जादुई धान है वो कौन सी है, जया वैरायटी है। डॉक्टर शास्त्री ने निकाली थी, 1968 के अंदर निकाली थी, कहीं समस्या नहीं है। यानी अपने वैरायटीज की अगर बात करें मोस्ट तो ताइवान फर्स्ट, यानी वर्ल्ड की ड्वार्फ वैरायटी फर्स्ट, ठीक, विश्व की बोनी प्रथम किस्म 1964, कहीं समस्या नहीं। इसके बाद में IR8 की बात करूं मैं, विश्व की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म में मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करें जया की, भारतीय वैरायटी है ये, यानी इंडिया की वैरायटी है, और फर्स्ट वैरायटी इंडिया की सबसे ज्यादा उपज देने वाली वैरायटी, यानी 1968 के अंदर ये विकसित हुई थी। डॉक्टर शास्त्री ने इसको क्या किया था, विकसित किया था, और जादुई धान के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ तक मैं कवर करवा चुका हूँ। इसके बाद में अपने थोड़ा सा देखते हैं, तो अपने अपने वैरायटीज की बात करते हैं। तो वैरायटीज के अंदर अपने मुख्यतः बात कर ली, यानी जो जादुई धान है उसको जया के नाम से वैरायटी में जाना जाता है। इसके बाद में शॉर्ट अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें अपने सबसे पहले देखते हैं जो म्यूटेंट वैरायटी है, यानी उत्परिवर्तन से बनाई गई जो वैरायटी है अपनी म्यूटेंट वैरायटी है, वो जगन्नाथ के नाम से जानी जाती है। तो अपने जो उत्परिवर्तन जो किस्म है वो है जगन्नाथ। अपनी जो उत्परिवर्तन जो म्यूटेंट वैरायटी बनी हुई है वो जगन्नाथ है, मुख्यतः मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वैरायटी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपने शॉर्ट अगर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो जो राजस्थान में एक नंबर फर्स्ट ऑफ देखें तो राजस्थान में एक नाम आता है माही सुगंधा, फेमस वैरायटी है माही सुगंधा। इसके बाद में अपने बात करें जो सूखा सहन करने वाली अगर वैरायटी देखें अपने राजस्थान की, तो सूखा सहन करने में अगर बात की जाए, सूखा सहनशील किस्म, अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की वैरायटियों की। राजस्थान में माही सुगंधा एक नंबर देख लिए अपने। उसके बाद में सूखा सहन में अपने देखें जो है किरण, एक नंबर की बात करें किरण, कंचन, ये मुख्यतः जो वैरायटी है ये क्या है, राजस्थान में जो सहनशील किस्म है, सूखा सहनशील किस्म है, मुख्यतः मानी जाती है। इसके बाद में अपने एक नंबर आता है, नाम आता है लूणी श्री, सभी ने सुना होगा लूणी श्री, ये लवणशील सहनशील किस्म मानी जाती है, यानी ये टॉलरेंट किस्म है, यानी अपने लूणी श्री को अपने कह सकते हैं सहनशील किस्म है लवण के प्रति। और इसके बाद में अपनी बात करें संकर धान की, अगर 2-3 वैरायटी अपनी बात करें, एक नंबर का नाम आता है हाइब्रिड राइस का, संकर राइस या धान। अपने बात करते हैं CORH फर्स्ट की,
यानी ये मुख्यतः नाम में आता है। अपनी बात कर रहे हैं शंकर धान की, CORH जो है वैरायटी वो क्या है, हाइब्रिड है। कोयम्बटूर में निकली थी ये वैरायटी, कहाँ बनी थी, कोयम्बटूर के अंदर ये सबसे पहले विकसित हुई थी और इसकी जो स्थापना या विकसित हुई थी 1994 के अंदर मुख्यतः स्थापित हुई थी, विकसित हुई थी सॉरी। यानी अपनी बात करें CORH की, यानी जो कोयम्बटूर के अंदर इसको विकसित किया गया था और मुख्यतः 1994 में विकसित किया गया था और हाइब्रिड किस्म मानी जाती है, ये हाइब्रिड किस्म है, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें बासमती शंकर फर्स्ट का नाम सुना होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बासमती शंकर फर्स्ट वैरायटी का नाम है बासमती शंकर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में बात करें पुस्सा बासमती फर्स्ट, यानी ये वैरायटियों के नाम ही चल रहे हैं। यानी अपनी बात करें तो प्रवर्तन जो म्यूटेंट जो वैरायटी है वो जगन्नाथ है और राजस्थान की माही सुगंधा नाम के फेमस वैरायटी है। ज़्यादा मैं वैरायटियों की बात नहीं कर रहा, जो फेमस है जो क्वेश्चन पुटअप होने की कंडीशन के अंदर है वही बात कर रहा हूँ मैं। सुक्का सहनशील जो किस्में है वो है किरण और कंचन के नाम से जानी जाती है और लूणी श्री जो फेमस वैरायटी है वो है लवणशील सहनशील जो किस्में। देखो किसी भी वैरायटी की जब कोई मुख्यतः विशेषता होती है ना, वो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछने जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में जो वैरायटीज हैं जिनकी ज़्यादा खासियत नहीं होती, जिनकी कोई फेमस बात नहीं होती, वो वैरायटी कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती। अगर जिसकी वैरायटी की जो मुख्यतः कुछ न कुछ बात होती है, उस बात के रीजन के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप होता है वैरायटीज का। अपने देखें सारी फसलों के अंदर यही सिस्टम होता है। इसके आधार पर अपने देखें बासमती शंकर फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है, पुस्सा बासमती फर्स्ट जो है वो भी हाइब्रिड किस्म है। विश्व में उच्च उत्पादन व गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता के आधार पर माने तो किसका नाम आता है, गुणवत्ता के आधार पर अगर माने अपने उच्च उत्पादन प्लस उच्च गुणवत्ता या क्वालिटी के आधार पर माने तो पुस्सा बासमती का नाम आता है और बोनी किस्म मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपने जैसे शॉर्ट राजेश्वरी हेमा हो गया और इनकी ज़्यादा वैरायटियों की अपने नेक्स्ट बात नहीं करनी। जो फेमस वैरायटी थी वो मैंने निचोड़ लगभग इसके अंदर दे दिया है आपको। तो इसके बाद में अपने जैसे वैरायटीज की बात कर ली थी, इसके बाद में अपने मुख्यतः बात करेंगे इसमें सॉइल कैसी चाहिए और सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, क्लाइमेट कौन सा चाहिए, क्लाइमेट के अंदर क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, ये सारी डिस्कस अपने इसके अंदर करेंगे। मुख्यतः अपने बात कर रहे हैं, पहले अपने बात करें अगर सॉइल की, तो सॉइल इसको क्ले सॉइल मुख्यतः बढ़िया मानी जाती है। और अगर पीएच की मैं बात करूं तो पीएच इसमें 5.5 से लेके 6.5 तक इसको उपयुक्त माना जाता है, पीएच के अंदर माना जाए तो। इसके बाद में मैं क्लाइमेट की अगर बात करूं तो जो क्लाइमेट है अपना, ये जो बात करें क्लाइमेट की तो उष्ण प्लस ह्यूमिड रीजन की आवश्यकता होती है। अपने कह सकते हैं जो आर्द्र क्षेत्र है उनके अंदर क्लाइमेट के अंदर अपने मुख्यतः इसको ग्रो करवा सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। इसमें अपने बात करें टेम्परेचर की मैं अगर बात करूं तो टेम्परेचर इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जर्मिनेशन टेम्परेचर देखेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद में अपने ग्रोथ टेम्परेचर देखेंगे, ग्रोथ के बाद में फ्लावरिंग टाइम देखेंगे और पकावस्था के समय देखेंगे। सबसे पहले मैं अंकुरण की अगर बात करूं तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, इसका मुख्यतः अंकुरण हो जाता है। इसके बाद में इसका फ्लावरिंग टाइम अगर देखा जाए, मैं बात करूं अगर फ्लावरिंग टेम्परेचर की तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए, फ्लावरिंग टाइम के समय टेम्परेचर मुख्यतः चाहिए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूं अगर डफ अवस्था की यानी पकावस्था की मैं बात करूं तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड डफ अवस्था के अंदर मुख्यतः चाहिए। अब अपने ऑल ओवर टेम्परेचर की कह सकते हैं कई बार कि सर बताओ कि ऑल ओवर रेंज के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी फसल को किस तरीके से चाहिए, तो वो अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर टेम्परेचर की अगर बात करें तो 21 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आराम से ये ग्रो हो जाती है। यानी अपने जर्मिनेशन टेम्परेचर देखें 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जर्मिनेशन होता है। फ्लावरिंग टाइम में अपन देखें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और डफ अवस्था देखें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड मुख्यतः माना जाता है। इसके बाद में अपने इसका जो सिस्टम होता है क्लाइमेट के बाद में, इसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है
कि सोविंग का टाइम बताओ सर। सोविंग टाइम होता है ना, इसमें 3 ऋतुओं के अंदर इसको ग्रो करवा सकते हैं अपने। 1 नंबर कंडीशन देखें तो 3 अवस्था के अंदर अपने ग्रो करवा सकते हैं सोविंग ऑफ टाइम, या अपने कह सकते हैं टाइम ऑफ सोविंग। मुख्यतः अपने सोविंग करवा सकते हैं 3 अवस्था के अंदर 3। इसमें 1 नंबर आता है अस, 2 नंबर आता है सर अमन, 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो बोरो। यानी अस, अमन और बोरो 3 ऋतुओं के अंदर क्या कर सकते हैं अपने इसको बढ़िया तरीके से अपने ग्रो करवा सकते हैं। जो अस होती है वो खरीफ की फसल मानी जाती है मुख्यतः, और अमन जो होती है वो रबी की फसल मानी जाती है, और बोरो अपनी बात करें तो बसंत ऋतु की फसल मानी जाती है, यानी मानसून के समय इसको बोरो का नाम लिया जाता है। अपनी बात करें अस की, यानी खरीफ क्रॉप मानी जाती है, अमन जो है वो रबी क्रॉप की फसल मानी जाती है, बोरो की अगर मैं बात करूं तो बसंत ऋतु की। अब इसमें देखेंगे जो अपना सोविंग टाइम है वो सबसे पहले देखेंगे कि इसका और तीनों का सोविंग टाइम कब कब है। तो सबसे पहले अपने अस की बात करें तो मई से जून के मध्य क्या किया जाता है, अपने खरीफ की फसल को बुआई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो जून से जुलाई मुख्यतः क्या है अपने कर सकते हैं। फिर नवंबर से दिसंबर किसकी कर सकते हैं अपने बसंत की कर सकते हैं। सर यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी अपने इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है पुट होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जेट देख लो, सुपरवाइजर देख लो, यहाँ पे तक अपने क्या है बढ़िया तरीके से ये कवर होता है, क्वेश्चन उठता है यहाँ से। यानी अस जो है वो खरीफ की फसल मानी जाती है और सोविंग टाइम इसका क्या है मई से जून है, और अमन जो खरीफ रबी की क्रॉप है उसको जून जुलाई के अंदर मुख्यतः उगाया जाता है। बोरो जो है बसंत ऋतु है, नवंबर दिसंबर के अंदर मुख्यतः उगाया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें अपने इसकी हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग वैसे पूछी नहीं जाती पर अपने बात करें तो सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी क्या की जाती है कटाई की जाती है, और नवंबर दिसंबर में दूसरों की, और मार्च अप्रैल मुख्यतः बसंत ऋतु में यानी बोरो में अपने कर सकते हैं कटाई। कटाई की मैं बात करूं तो जो खरीफ क्रॉप की है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर अस की जाती है। अमन की अगर कटाई की बात करूं तो नवंबर दिसंबर के अंदर मुख्यतः कटाई की जाती है। इसके बाद में अपने बोरो की अगर बात करें तो मार्च से लेकर अप्रैल तक अपने क्या कर सकते हैं इसकी मुख्यतः कटाई कर सकते हैं। यानी 3 अवस्था के अंदर, यानी अपने यहाँ देखें तो 3 अवस्था के अंदर मुख्यतः यानी राइस की जो क्रॉप है उसको अपने ग्रो करवा सकते हैं। वो अवस्था है एक होती है अस, अमन और बोरो। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। जो अस और अमन होती है वो खरीफ और रबी और बसंत ऋतु की क्रॉप होती है, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम और सोविंग टाइम अपने को मुख्यतः ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपने इसमें देखें सर स्पेसिंग कितनी होती है, सीड रेट इसकी कितनी होती है। तो अपने सर्वप्रथम अपने बात करें अगर सीड रेट की, अगर सीड रेट की मैं बात करूं तो ब्रॉडकास्टिंग अपने होती है, जैसे छिड़कुआ विधि होती है, छिड़कुआ विधि से अपने सीड कितना देना है तो वो बता रहा हूं मैं। अपने बात करें ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात की जाए तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर के अंदर क्या करना है अपने को, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर 100 केजी तक अपने दाने दे सकते हैं, ग्रेन सीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए ड्रिलिंग मेथड की, जो ड्रिलिंग मेथड है इसके अंदर अपने सीड रेट कितनी रखी जाती है मुख्यतः, तो जो ड्रिलिंग है उसके अंदर 60 केजी तक प्रति हेक्टेयर अपने क्या कर सकते हैं सीड रेट रख सकते हैं। देखो छिड़कुआ विधि यानी अपने छिड़काव करके अपने सीड को ग्रो करवाना है, उसमें 100 केजी रखी जाती है। अगर अपने मेथड से अगर बुआई करनी है, मशीनरी से अगर बुआई करनी है, ड्रिलिंग मेथड से अगर करनी है तो 60 केजी सीड में अपने क्या कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर के अंदर अपने सीड दे सकते हैं। इसके बाद में अपने जैसे हाइब्रिड किस्मों के सारों के नाम सुने हुए हैं, तो सर हाइब्रिड जो किस्म होती है उसमें पे 15 से लेके 18 तक केजी तक प्रति हेक्टेयर अपने क्या कर सकते हैं मुख्यतः सीड रेट रख सकते हैं। यानी जो हाइब्रिड है वो 15 से 18 केजी तक अपने सीड रेट को रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक मेथड आता है डेपोग मेथड, सभी का सुना हुआ है, कहीं समस्या नहीं है।
आगे जब विधि आएगी अपने डेपोग मेथड की भी बात करेंगे। जो डेपोग मेथड है उसके अंदर 3 kg सीड रखा जाता है, मुख्यतः प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रखा जाता है। यानी 1 वर्ग मीटर के अंदर अपने 3 kg सीड को ग्रो कराते हैं और उसके अंदर अपने नर्सरी के अंदर लगाते हैं इसको। और डेपोग जो मेथड है उसमें अपने ट्रांसप्लांटिंग के लिए अपने इस चीज को ग्रो करवाते हैं। पहले क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए अपने पहले पौधे तैयार करते हैं। उन पौधों की अगर सीड रेट देखी जाए 3 kg सीड 1 वर्ग मीटर के हिसाब से अपने को रखी जाती है। अब इसके बाद में अपन मैं स्पेसिंग की अगर बात करूं, सर स्पेसिंग बताओ, अपन सीड जो दे रहे हैं, सीड की अगर बुआई कर रहे हैं उस टाइम अपने को जो स्पेसिंग की अगर जरूरत पड़ती है कितनी रखी जाती है, 20 × 10 × 4 रखी जाती है। यानी यहाँ पे मैं बात करूँ रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट और डेप्थ लास्ट एंड फाइनली, तो अपने बात कर रहे हैं स्पेसिंग की, यानी 20 रो इंटू रो, 10 प्लांट इंटू प्लांट और 4 डेप्थ यानी गहराई रख सकते हैं अपने। मुख्यतः 3 से 4 भी रेंज होती है, कई गाइडों में 3 भी दिया हुआ है, कईयों में 4 भी दिया हुआ, तो कहीं समस्या नहीं है। अपने ये सारा डाटा किस में होता है, सेमी के अंदर रखा जाता है। यानी स्पेसिंग में देखें 20 से 10 × 4 यानी रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट और डेप्थ में सेमी 4। यानी ये सीड रेट होगी अपनी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, डिबलिंग के लिए, हाइब्रिड के लिए और डेपोग मेथड के लिए। अब इसके बाद में अपने विधियों की बात करेंगे। जो अपनी सोविंग करने की जो विधियां हैं, जो मेथड हैं, उन मेथड की अपने बात करेंगे। अपने राइस को बढ़िया तरीके से कवर कर रहे हैं। राइस जो है वो बड़ी क्रॉप है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़िया तरीके से इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अपने अगर मेथड ऑफ सोविंग की बात की जाए तो इसमें 1 नंबर नाम आता है सूखी विधि, 2 नंबर गीली विधि। गीली विधि में अपने नाम लें तो एक नाम आता है पडलिंग। जो पडलिंग होता है अपना, जो ये फील्ड है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो अपना होता है फील्ड उसके अंदर जो मिट्टी है उसमें पानी भरकर ट्रैक्टर के माध्यम से या मशीनरी के माध्यम से या रोटावेटर के माध्यम से उसको एक गार के रूप में सिस्टम बनाया जाता है। और वो गार बनने के बाद में उसमें क्या की जाती है, नर्सरी में जो प्लांट्स होते हैं उसको उखाड़ कर अपने यहाँ पे इसमें ग्रो करवाते हैं। तो ये होता है वर्ड पडलिंग। सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पुटअप होने की कंडीशन बनती है कि पडलिंग की जो क्रिया है वो किस फसल में की जाती है, तो वो राइस के अंदर की जाती है। यहाँ पे अपने ये मुख्यतः शब्द को डिक्लेयर कर लिया पडलिंग। इसके बाद में अपने पडलिंग करते क्यों हैं, एक तो इसमें वीड कंट्रोल हो जाता है, वीड कंट्रोल। एक अपने बात करें न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका बढ़िया तरीके से गुलन हो जाए, न्यूट्रिएंट बढ़िया तरीके से उपलब्ध हो जाए फसल को, इसलिए अपने क्या करते हैं पडलिंग की प्रक्रिया मुख्यतः की जाती है। यानी वीड कंट्रोल के लिए और न्यूट्रिएंट उपलब्ध होने के लिए पडलिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद में 3 नंबर की अगर बात करूं, डेपोग मेथड नाम सुना था, अभी बताया था मैंने यहाँ पे डेपोग विधि। ये क्या है डेपोग विधि, जो है मनीला फिलीपींस के अंदर विकसित हुई थी। मनीला फिलीपींस के अंदर क्या हुई थी, ये डेपोग विधि विकसित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम इसको आंध्र प्रदेश के अंदर प्रयोग किया गया था। आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये, कहीं सोच विचार करने की जरूरत नहीं है अपने को। डेपोग जो मेथड है वो मनीला फिलीपींस के अंदर विकसित हुआ था। भारत के अंदर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको लगाया गया था। इसके अंदर एक बात करें, जो प्रति वर्ग मीटर एरिया है, प्रति वर्ग मीटर एरिया है, तो उसके अंदर 3 kg सीड क्या है, ग्रो करवाया जाता है। यानी 1 वर्ग मीटर के अंदर 3 kg सीड को ग्रो करवाया जाता है। इसके बाद में इसमें बात करें अपने, जो पौध होती है अपनी, जो प्लांट्स होते हैं डेपोग मेथड में, वो 11 से लेके 13 दिन के अंदर या डेज के अंदर वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी पौधरोपण अपनी तैयार हो जाती है 11 से 13 डेज के मध्य ही अपने कह सकते हैं। यानी करीबन 3 पत्तियों का प्लांट्स हो जाए, उस प्लांट्स को अपने क्या कर सकते हैं, डेपोग मेथड से उठाकर अपने ट्रांसप्लांटिंग फील्ड के अंदर कर सकते हैं। यानी अपने कह सकते हैं, यानी
3 या 4 पत्तियों तक अपने लिमिटेशन कह सकते हैं। 5 पत्ती का इसमें कोई नाम नहीं आता। कई गाइड में 5 का दिया, वो मैं गलत मानता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट। यानी जो 11 और 13 डेज की जो फसल होती है उसको ही अपने डेपोग मेथड के हिसाब से मानते हैं। इसके बाद में एक नाम सुना होगा SRI विधि, एक बार यहाँ पे ले लेते हैं। SRI विधि, सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी अपने इसकी फुल फॉर्म देखें सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन। तो इसमें जो विधि होती है, इसको 5 kg सीड इसमें रखा जाता है। मुख्यतः ये कहाँ पे विकसित हुई थी? मेडागास्कर के अंदर विकसित की गई थी। मेडागास्कर देश के अंदर इसको विकसित किया गया था मुख्यतः। यानी अपने कह सकते हैं इसमें जो CRI विधि होती है, ये भी मेथड है क्रॉप लगाने का। यानी 5 kg सीड रखा जाता है प्रति, और मेडागास्कर देश के अंदर इसको विकसित किया गया था। इसको अपने आधार पर अगर देखें तो इसमें जो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक मात्रा बात करें, ठीक है। और इसके बाद में अपने बात करें 1 हेक्टर के लिए अपने 100 वर्ग मीटर के हिसाब से अपने को एरिया रखा जाता है। यानी 1 हेक्टेयर को अगर प्लांट्स लगाने हैं अपने को, 1 हेक्टर के अंदर अगर प्लांट लगाने हैं तो 1 हेक्टर के लिए अपने को 100 वर्ग मीटर एरिया चाहिए। कितना? 100 वर्ग मीटर एरिया अपने को चाहिए। किस विधि में? SRI विधि में, यानी सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन के अंदर अपने को क्या चाहिए? 100 वर्ग मीटर चाहिए 1 हेक्टर प्लांटेशन करने के लिए। यानी इसमें मेडागास्कर देश में ज़्यादा विकसित हुई थी ये सर्वप्रथम। इसके बाद में अपने इसमें देखेंगे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या होता है इसमें, इसके अंदर देखेंगे फसल में। इसके बाद में अपने मुख्यतः बात करेंगे डिजीज़ की, और राइस की जो कंप्लीट है क्रॉप वो कंप्लीट हो जाएगी। अपने बात करेंगे अब फर्टिलाइजर की। मैं बात करूं फर्टिलाइजर की, जो फर्टिलाइजर है वो सबसे पहले देखें इसमें FYM सर कितनी दी जाती है? 10 से 15 टन तक FYM दी जाती है। कई बार कई बुकों में 20 टन भी लिखा आता है, कहीं समस्या नहीं। एक सेकंड। FYM के बाद में अपने बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन जो इसकी मात्रा है वो दी जाती है, नाइट्रोजन की इसमें मात्रा दी जाती है 100 kg प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस की जो मात्रा है वो दी जाती है 60 kg प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस दी जाती है इसमें 50 kg प्रति हेक्टेयर। यानी अपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है तो राइस के अंदर सर्व सिस्टम से अपने देखें तो जो फर्टिलाइजर जो है अपने नाइट्रोजन देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो अपनी नाइट्रोजन है वो NH4+ के रूप में लेती है, यानी अमोनिया या अमोनियम के रूप में लेती है। कौन? धान या जूट, जो अमोनिया रूप में लेती है। अब देखो हर जो क्रॉप है अपनी वो NO3 यानी नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेती है, नाइट्रेट के रूप में लेती है। और जो धान जो है वो NH4+ के रूप में लेती है, यानी अमोनिया के रूप में उसको ग्रहण करती है। इसके बाद में अपनी बात करें नेक्स्ट, इसके अंदर जो धान है, धान के अंदर धान में जो जैव उर्वरक हैं, जैव उर्वरक अगर मैं बात करूं, यानी बायो फर्टिलाइजर 2 से 3 टन की आवश्यकता मुख्यतः होती है। इसके बाद में इसमें कौन कौन से जैव उर्वरक, जैसे एजोला हो गया, सबका सुना होगा सर। एक होता है हरित लवक होता है, एक होता है ग्रीन एल्गी, यानी ये सारे क्या हैं एजोला के अंदर, ये सारे एजोला हो गया, हरित लवक हो गया, ग्रीन एल्गी होगी, ये सारे क्या हैं? जैव उर्वरक हैं जो किस में यूज होते हैं? राइस की क्रॉप में यूज होते हैं। धान में जैव उर्वरक जो है 2 से 3 टन की आवश्यकता मुख्यतः अपने को पड़ती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे, जैसे इसमें इरिगेशन की टॉपिक की बात करूंगा मैं, इरिगेशन यानी अपने इरिगेशन में बात करें तो 5 सेमी तक इसमें लेयर बनाते हैं। किसमें सर? जो अपना फील्ड होता है, फील्ड के अंदर 5 सेमी तक अपने क्या करते हैं? पानी को भरते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें इरिगेशन के अंदर, तो इसमें जो जलमांग होती है वो बता दूं मैं। जलमांग जो होती है
वाटर रिक्वायरमेंट वो 900 से लेके 2500 mm तक मानी जाती है। ये mm के अंदर होता है, यानी 900 से लेके 2500 mm तक क्या होती है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। इसको पूरे जीवन काल के अंदर कितना पानी की आवश्यकता होती है, 900 से लेके 2500 तक mm की आवश्यकता होती है। इसके बाद में इसमें देखें अपने क्रिटिकल स्टेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सेकंड, क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस, यानी अपने इरिगेशन पढ़ रहे हैं 5 सेमी तक इसमें लेयर रखते हैं पानी की, और जलमांग अगर माने तो 900 से 2500 mm। अब पूछा जाता है क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। सबसे पहले अपनी बात करें तो 1 नंबर आता है बूटिंग स्टेज, 2 नंबर की मैं बात करूं टिलरिंग स्टेज, 3 नंबर की अगर बात करूं फ्लोवरिंग स्टेज, 4 नंबर की मैं बात करूं डफ अवस्था या डफ, ठीक है। यानी अपनी क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो बूटिंग अवस्था मानी जाती है मोस्टली। टिलरिंग और फ्लोवरिंग जो है इसकी क्रांतिक अवस्था मेन मानी जाती है, यानी सबसे ज़्यादा। और हाईलाइट के अंदर देखें तो क्रिटिकल अवस्था में टिलरिंग जो है, जिस टाइम कल्ले फूटते हैं राइस के उस टाइम क्या है फ्लोवरिंग, और टिलरिंग के समय क्या है क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। देखो प्लांट जो तैयार होता है पहले सर्वप्रथम बूटिंग स्टेज आती है, फिर नेक्स्ट मानते हैं टिलरिंग स्टेज, फिर थर्ड की बात करूँ फ्लोवरिंग, और उसके बाद में लास्ट एंड है मैच्योरिटी पर माना जाता है, यानी डफ अवस्था। यानी जो इसका प्लांट्स होता है वो सर्वप्रथम क्या करता है बूटिंग अवस्था में आता है, दूसरी कंडीशन इसकी टिलरिंग आती है, तीसरी कंडीशन अगर देखी जाए तो इसमें फ्लोवरिंग आती है, चौथी अगर इसमें कंडीशन देखी जाए तो क्या होता है इसके अंदर पकाव अवस्था मानी जाती है। यानी ये 4 कंडीशंस के अंदर क्या होता है ये प्लांट कंप्लीट होता है, यानी 4 कंडीशन के अंदर ये प्लांट कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपना जो धान होता है, धान के खेत के अंदर अपने जो खरपतवार निकालते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है, ब्रूसिंग के नाम से जाना जाता है प्रक्रिया। यानी अपने खरपतवार का जब कंट्रोल करते हैं 3 से 4 सप्ताह बाद अगर खरपतवार का कंट्रोल किया जाता है, 3 से 4 सप्ताह के बाद अगर खरपतवार का कंट्रोल किया जाता है तो उसको ब्रूसिंग प्रक्रिया कहते हैं। ये अपने वीड मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना उस टाइम अपने डिक्लेयर कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीड कंट्रोल ही आएगा टॉपिक अपने। तो जो क्रिटिकल स्टेज थी वो अपने 4 क्रिटिकल स्टेज इसकी मोस्टली मानी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं खरपतवार यानी वीड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें वीड मैनेजमेंट जो होता है सर्वप्रथम इसमें देखें तो एक होता है जंगली धान। कौन सा, इसमें जो वीड कंट्रोल होता है वो अपने कह सकते हैं 3 से 4 सप्ताह के बाद में जब अपने क्या करते हैं इसमें कंट्रोल करते हैं तो उस प्रक्रिया को ब्रूशनिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें बाद में बात करें अपने जंगली धान जो होता है ये इकाइनोकोला स्पीशीज का होता है, इकाइनोकोला स्पीशीज के नाम से जाना जाता है कई कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपने देखें तो ये मुख्य खरपतवार माना जाता है, धान का मुख्य वीड माना जाता है। 2 नंबर अगर कंडीशन देखें ब्यूटा कलर से इसका क्या हो सकता है कंट्रोल किया जा सकता है, ब्यूटा क्लोर से कंट्रोल। इसके बाद में अपने बात करें अगर खरपतवार नाशी अगर यूज करना है अपने देखो कंप्लीट नहीं हो रहा तो खरपतवार नाशी अगर बात करूं तो प्रोपेनिल का नाम आता है, किसका, प्रोपेनिल का नाम आता है। यानी अपने प्रोपेनिल से क्या कर सकते हैं मुख्यतः खरपतवार नाशी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपने जैसे वीड मैनेजमेंट देख रहा हूं मैं तो जंगली धान है, इकाइनोकोला स्पीशीज का है, मुख्य खरपतवार है माना जाता है, ब्यूटा कलर से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में मुख्यतः खरपतवारी नाशी अपने यूज करना है, वीडीसाइड अगर यूज करना है तो प्रोपेनिल इसके अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद में अपने इसमें नेक्स्ट देखेंगे जो इसके मुख्यतः डिजीज हैं वो कौन कौन से हैं। डिजीज की मैं बात करूंगा डिजीज यानी रोग, इसमें एक फेमस रोग लगता है और उसका नाम है ब्राउन स्पॉट। कौन सा, ब्राउन स्पॉट, भूरे रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं उसको ब्राउन स्पॉट कहा जाता है। कवक दबारा होता है और उस कवक का जो नाम है वो होता है हेलीमेंथीस्पोरियम ओराइजी के नाम से जाना जाता है, हेलीमेंथीस्पोरियम
हेलिमेंथिस्पोरियम ओराइजी कवक द्वारा मुख्यतः ये रोग होता है। इसके बाद में अपने बात करें तो 1943 के अंदर बंगाल के अंदर अकाल के रूप में ये आया था। क्या आया था? ये अकाल के रूप में आया था 1943 के अंदर, बंगाल के अंदर आया था। कौन सा रोग था वो? ब्राउन स्पॉट था। किसके द्वारा होता है? हेलिमेंथिस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है और कवकनाशी होता है, कवक के कारण होता है। इसमें अगर प्रतिरोधी किस्म देखें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बाला कृष्णा ये क्या है? इसकी प्रतिरोधी किस्म है, यानी इसमें ये रोग मुख्यतः नहीं लगता। इसके बाद में अपने बात करेंगे, 1 नंबर रोग हो गया। 2 नंबर की मैं बात करूं, यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार, ब्लास्ट ऑफ राइस, यानी ब्लास्ट ऑफ राइस ये क्या है? पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। कवकनाशी यही है, कवक के द्वारा होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी किसके द्वारा? कवक द्वारा। ये कवक द्वारा ही होता है। यानी अपने डिजीज की बात करने जा रहे हैं, ब्राउन स्पॉट हो गया था। अब दूसरा है ब्लास्ट रोग, यानी पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिजोकुलेरिया ओराइजी है वो कवक द्वारा होता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करूं, अगर जीवाणु, 3 नंबर जीवाणु पत्ती धब्बा रोग बोल दो या स्पॉट बोल दो, यानी जीवाणु धब्बा रोग, ये भी क्या है? जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। लिख रहा हूं मैं एक बार, जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। और जो जेंथोमोनास ओराइजी होता है वो जीवाणु से ही होता है। ये जीवाणु का नाम है, जीवाणु जनित रोग है ये। किसकी बात कर रहे हैं? यानी बैक्टीरियल ब्लाइट है ये, बैक्टीरियल है। जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है, जीवाणु पत्ती धब्बा रोग कहलाता है। और इसकी एक मुख्यतः एक खासियत होती है, ये जो रोग है जीवाणु, ये नर्सरी के समय ही मुख्यतः लगता है। यानी ये जो नर्सरी के समय अपने जब नर्सरी तैयार करते हैं उस समय क्या ये रोग लगता है, जीवाणु पत्ती धब्बा रोग, यानी जेंथोमोनास ओराइजी यानी जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद में अपने बात करें अफरा रोग, उफरा बोल दो या अफरा रोग बोल दो, ये जो निमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है? निमेटोड के कारण मुख्यतः होता है अफरा रोग। एक और होता है इसके अंदर अकोची बीमारी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अकोची बीमारी, यानी मैं डिजीज की बात करने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है? तो डिजीज में अपने ब्राउन स्पॉट देखें तो कवक जनित होता है, हेलिमेंथिस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। 1943 में क्या हुआ था? बंगाल में इसमें अकाल पड़ा था। ब्लास्ट रोग देखें तो पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है, ये भी कवक जनित होता है। इसमें क्या है? कवक जनित है। इसके बाद में अपने बात करें जीवाणु पत्ती धब्बा के रोग की अगर बात करें तो जेंथोमोनास और ओराइजी के कारण होता है, जीवाणु जनित है माना जाता है। नर्सरी के समय ये क्या अपने रोग होता है। अफरा रोग की बात करें तो निमेटोड क्या है? अपने नर्सरी के समय होता है मुख्यतः। इसके बाद में इसमें शॉर्ट कायिक विकार होते हैं कुछ न कुछ, यानी कायिक विकार क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण जो रोग होते हैं उनको कायिक विकार या डिसऑर्डर बोला जाता है। तो छोटे छोटे डिसऑर्डर है वो बता रहा हूँ मैं। 1 नंबर की अगर बात करूं तो खेरा डिजीज का नाम आता है, बहुत ज़्यादा फेमस सर, खेरा रोग 1 नंबर। जो खेरा डिजीज था वो किसकी कमी के कारण आता है? जिंक की कमी के कारण। 2 नंबर का जिंक की कमी के कारण देखें। उसके बाद में इसको किसने देखा था? YL नेने ने देखा था। किसने? YL नेने ने कहाँ देखा था? 1966 के अंदर इसको सर्वप्रथम लोकडेड कहाँ पे किया था? इसको किया था पंतनगर उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा देखा था। किस अवस्था के अंदर लगता है? ये नर्सरी की अवस्था के अंदर इसको मुख्यतः देखा जाता है या होता है। यानी अपने बात करें जिंक की YL नेने ने देखा था 1966 के अंदर, पंतनगर के अंदर देखा था, उत्तराखंड के अंदर नर्सरी के समय ये डिजीज लगती है। इसके बाद में अगर बात करूं ब्राउनिंग रोग होता है एक, ब्राउनिंग डिजीज की अगर बात की जाए तो ये होता है
एफ ई जो होती है अपनी फेरस होता है, फेरस की अधिकता के कारण होता है। ये तो क्या है, डिफिशियंसी के कारण होता है। ये क्या होता है, हाई होने के कारण ब्राउनिंग रोग हो जाता है। जो पत्तियां होती है वो ज़्यादा ब्राउन कलर की हो जाती है। इसके बाद में अपने बात करें, खीरा डिजीज हो गया, ब्राउनिंग हो गया। इसके बाद में एक होता है ब्राउनजिंग रोग जो होता है। ये देखो, ब्राउनिंग और ब्राउनजिंग डिजीज होता है, वो जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से, जिंक की कमी के कारण। यानी अपने 3 डिजीज की बात कर रहा हूँ, रोग, जिंक कमी कारण खीरा डिजीज, YLN उत्तराखंड पंतनगर। ब्राउनिंग की अगर रोग की बात की जाए फेरस, और ब्राउनजिंग की अगर बात की जाए जो जिंक की कमी के कारण मुख्यतः होता है। तो अपने जो मोस्टली क्रॉप थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने बढ़िया तरीके से कवर कर ली है। इसमें क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर देखें तो मोस्ट तरीके से अपने हर एक छोटे छोटे पहलू पे अपने बढ़िया तरीके से अगर बात कर ली है, इसको नोट्स के रूप में अपने कवर कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से रिटर्न करने के बाद में इसको बढ़िया तरीके से याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान। थैंक यू।